हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुराग वर्मा एयू में। आप सबको आज ले चलते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक मीटिंग रखी गई है जो कि हमारे डॉक्टर शिव कुमार यादव की अध्यक्षता में रखी गई है। इस मीटिंग में आज सबसे मानी जानी प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी की आने वाली हैं। उनका नाम है डॉक्टर अर्पणा मिश्रा। वो आएंगी और यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई है जिस मीटिंग में काफ़ी चर्चाएँ होंगी। उनकी काफ़ी उपन्यास हैं, काफ़ी कहानियाँ लिखी हुई हैं और वह दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक मानी जानी प्रोफेसर है, तो उनके बारे में कुछ ले चल के आपको सभा में दिखाते हैं। रुचि रखने वाला एक करुणा सा विद्यार्थी भी उनके नाम से परिचित है, जानता है। अनेक विश्वविद्यालयों में इनके कथा साहित्य पर शोध कार्य, MPhil, PhD इत्यादि हो रहे हैं। इन्हें आज हम अपने बीच पा करके हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं, खुशी। मित्रों, हमारे भारतीय संस्कृति में या हमारे भारतीय परंपरा में यह मानता है कि हमारे बीच, हमारे घर कोई आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम अपने प्रिय कथाकार गौतम मिश्र के स्वागत के लिए, कुछ देने के लिए अपने विभाग के आचार्य प्रोफेसर बड़ा कृष्ण सर से आग्रह करेंगे कि वे पुष्प गुच्छ लेकर के मैम का स्वागत एवं अभिनंदन करें। इसमें विदेश से भी सहयोग की भूमिका होगी। पुष्प गुच्छ लेकर मैम का स्वागत एवं अभिनंदन करें। हम अपना मिश्र के कथा साहित्य से, उनके रचनात्मक अवदान से ही परिचित हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कभी ऐसे मुलाकात हुई हो। एक दो बार ऐसे भी संगोष्ठियों में ही ऐसे मुलाकात करने का अवसर मिला। लेकिन देखिए, जब आपका रिश्ता किसी रचनाकार से पाठक के रूप में रचनात्मक ढंग से अगर होता है तो वह काफी जीवन का काफी लंबा तक उसका सफर तय करता है। इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कल्पना मिश्र को हम किसी एक खांचे में नहीं बांध सकते हैं। न तो आप स्त्री दिवस में रख सकते हैं, न आदिवासी दिवस में रख सकते हैं। आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से हमारे बीच पहचान बनाने का अवसर प्राप्त किया है। आज जिस उपन्यास पर हमें बात करनी है वह अस्तित्वपूर्ण उपन्यास है, जिसका वे हमारे बीच पाठ भी करेंगे। और अस्तित्वपूर्ण उपन्यास को अगर आप देखेंगे तो आप जिस तरह से चाहेंगे, आप चाहेंगे स्त्री दिवस के नजरिए से देख लेंगे तो स्त्री दिवस से देख लेंगे, चाहेंगे तो आदिवासी दिवस से देख लेंगे, चाहेंगे तो भाषा की दृष्टि से भी देख लेंगे। तो कहने का आशय है कि इनका जो रचनात्मक अवदान है, इन्हें आप न तो पीढ़ियों में बांट सकते हैं। इनका जो इनके कथाकार का जो व्यक्तित्व है वह बिल्कुल खुला हुआ और मुक्त है। आप जहाँ से चाहेंगे, जिस तरह के मोती चाहेंगे उस तरह के मोती आपको इनके कथा साहित्य से, इनके रचनात्मक योगदान से आप मिल सकते हैं। हम बहुत अधिक न बोलते हुए एक औपचारिक स्वागत करने के लिए अपने विभाग के ही सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मीणा जी को आमंत्रित करते हैं कि वे आए और इस सभा में जितने लोग उपस्थित हैं सबका स्वागत डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मीणा जी। शुक्रिया कुमार सर। मैं स्वागत वक्ता के रूप में सबसे पहले आदरणीय मैडम अर्पणा मिश्र जी का ही स्वागत करना चाहूँगा कि जो अपने कीमती समय को निकाल कर हमारे बीच उपस्थित हैं।
मैं संयोग से मैडम के विभाग में से पीएचडी करके पास आउट हुआ और मैडम को देख का भी रहा, तो जितनी सहजता उनके व्यक्तित्व में है उतनी ही सहजता उनके लेखन में है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैडम तो इतने अच्छे घर से हैं, ये कैसे मतलब इतनी बारीक चीजों को, आदिवासी इलाके की चीजों, जिस उपन्यास पर आज चर्चा हो उसको और आदिवासी दिवस के रूप में न देखें, हम यूँ देखें कि जीवन का एक कितना सूक्ष्म हिस्सा है जहाँ उस इलाके की महिलाएं कैसे एक गहने व्यापार के रूप में खरीद फरोख्त के स्तर पर बड़े व्यापक पैमाने पर फंसी हुई है। और वो इस ताने वाने के साथ आया जिस पर हमारे जो वरिष्ठ साथी बात करेंगे। तो मुझे तो वो हालांकि सूचना 3-4 रोज पहले एक लड़की से बात करते हुए पता चली कि ये उपन्यास दरअसल इस विषय पर पेश रहता है, नहीं तो मैं उसको जरूर पढ़ता। आगे मैं ये कोशिश करूंगा कि उस पर अच्छे से पढ़ के आपको अपनी प्रतिक्रिया दूं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आशा है ऐसे हमारे विभाग में आती रहेगी। इसके बाद में हमारे विभाग के वरिष्ठ साथी प्रोफेसर प्रणय कृष्ण सर का स्वागत करना चाहूंगा कि वे हमारे बीच है और मंच की संभव की अध्यक्षता कर रहे हैं, क्योंकि मंच पे ऐसा लिखा नहीं है तो मुझे अनुमान है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है, स्वागत है। और फिर मैं हमारे साथी दिनेश कुमार सर का स्वागत करना चाहूंगा। ये दोनों ही साथी बेबाक तरीके से अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं, तो मुझे लगता है इस उपन्यास पर जो बात होगी वो खासकर शोधार्थियों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगी, क्योंकि एक होता है कि नहीं हमारे लेखक परिचय में है इसलिए हम उसमें कुछ अच्छा कह देना चाहते हैं ताकि रिश्ता बना रहे, लेकिन मेरा अनुभव है कि दोनों ही वक्ता वैसे है जो अच्छा भी कह देते हैं और थोड़ा उसकी सीमाओं को भी बता जाते हैं। इसलिए मैं दिनेश सर का भी स्वागत करता हूँ। यहाँ सभागार में हमारे और सहयोगी बैठे हैं, आदरणीय सूर्य नारायण सर है, राकेश सिंह सर है, अंशुमान कुशवाहा सर है, ब्रजेश पांडे सर है, चित्रंजन सर है, सुजीत सर है और सुरभि मैडम बैठी हैं और संतोष और बीना सर, बसंत सर भी बैठे हैं। सभी का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि हम इस तरीका की गोष्ठी में मुझे लगता है कि हमारे 4 साल में यहाँ लगभग बाहर तो हुई निराला सभागार में, लेकिन विभाग में नहीं, तो लगता है कि आत्मीयता इस गोष्ठी में ज्यादा है। आप लोग सब बैठे हैं, आप सबका स्वागत है। और सबसे ज्यादा बच्चों का, क्योंकि सारे कार्यक्रम आखिर नई पीढ़ी के लिए होते हैं और वो कैसे इसको ग्रहण करेंगे, संभव है कुछ प्रश्न भी पूछने का मौका मिले, तो ये आप सबके लिए कार्यक्रम है। आप सभी आए, आप सबका स्वागत है। आगे की कार्रवाई के लिए डॉक्टर शिव कुमार सर को मैं आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर इतने वचनात्मक स्वागत वक्तव्य के लिए। मित्रों, जब हम लोग शोध कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो पत्र पत्रिकाओं को ऐसे रहते थे और फोटो वहाँ दिखता था। कई पत्रिकाओं में फोटो दिखता था और कई बार यही जिज्ञासा होती थी कि हमारा भी फोटो छपे। तो ये लिख करिए, आप लोग भी ऐसे ही लिखते थे, जब आपके भीतर जिज्ञासा आई तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यही बड़े बड़े लेखकों को, जिन लेखकों को हम लोग पहले पत्रिकाओं में, किताबों में जगह जगह देखते थे और आज भी अपने बीच इस तरह से बात करने का, उनसे सीधा जुड़ने का अवसर लगातार मिलता रहता है। ये इस चीज को कहने का आशा कि आप लोग भी कुछ रचनात्मक करने का प्रयास कीजिए। इस रचनाकार से मिल करके, उनके रचनात्मक लेखन से जुड़ करके आप भी आपके भीतर का जो तत्व है वह भी धीरे धीरे अगर बाहर आएगा तो एक दिन आप भी उस पत्र पत्रिका में जरूर जाएंगे, छपेंगे। तो ये रचनात्मक, इसीलिए यही इस गोष्ठी का भी महत्व है कि आपके भीतर का जो लेखक है, जो रचनाकार है, वो बोले, उसको भले ही शुरू में थोड़ा डपटाएंगे आप, लेकिन आने वाले समय में आप कुछ कर सकते हैं।
तो मैम के साहित्यिक परिचय के लिए हम अपने विभाग की सहयोगी डॉक्टर स्वर्ण त्रिपाठी मैम को आमंत्रित करते हैं कि वे आए मैम का संक्षिप्त परिचय दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत अच्छे से मैम को की रचनात्मक साहित्यिक व्यक्तित्व को लोग जानते हैं, इसलिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर स्वर्ण त्रिपाठी जी। किसी लेखक से रूबरू होना, उसके व्यक्तित्व को जानना, कृतियों को हम पढ़ते रहते हैं, उनके माध्यम से हम जानते हैं, लेकिन सामने जब हमारे कोई लेखक होता है, हम उससे रूबरू होते हैं, तो उसकी रचना दृष्टि क्या है, इसको भी समझने का हमें अवसर प्राप्त होता है। जो हमारे जीवन के सरोकार हैं, उनको वो कैसे देखता है, उसका इंद्रिय बोध कैसा है और उसके लेखन की जमीन कैसे निर्मित होती है, हम उसको भी जानने समझने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले दिनेश सर ने एक कार्यक्रम रखा था, इस बार विभिन्न रखते हैं लेखक के संग, तो उसमें भी रचना जी से हम रूबरू हुए थे, लेकिन ऑनलाइन दुनिया की अपनी कुछ समस्याएं हैं और साहित्य तो संवेदनात्मक सरोकारों के लिए जाना ही जाता है, जो आमने सामने रूबरू होकर हम ज्यादा बेहतर ढंग से महसूस कर सकते हैं। हिंदी जगत में अरुणा मिश्र जी एक अनकन्वेंशनल राइटर के रूप में देखी जाती है। अनकन्वेंशनल माने जो एक परंपरागत ढंग से धंधा चला रहा है, अभी खांचों में देखने की बात हुई, तो उन खांचों से हटकर या जो कुछ ऐसी रूढ़िगत रीत है उस पर चलने के बजाय थोड़ा नए ढंग से चीजों को देखना, और ये नए ढंग से चीजों को देखना ही किसी लेखक को एक बड़ा लेखक बनाता है। उसको उसकी कृतियां कालजयी होंगी या नहीं होंगी, वो एक समय सीमा में सिमट कर रह जाएगा या फिर वो कालजयी बनेगा, ये उसकी कृतियां और उसकी देखने की जो दृष्टि है, जीवन को देखने की समझने की, ये उससे ही निर्धारित होता है। मित्रों, कथाकार अरुणा मिश्र जी का जन्म 18 मई 1969 को हुआ और आपकी सर्वप्रथम जो कहानी है वो ऐ अहिल्या हंस पत्रिका में 1996 में प्रकाशित होती है। धीरे धीरे पठन पाठन के क्रम में ही मैडम को सुना और जितना मैं जानती हूँ उनके भीतर एक था कि जीवन को कैसे देखना है, वो चीजें निर्मित हो रही थी। अचानक किसी कथाकार के भीतर या लेखक के भीतर या संवेदनशील व्यक्ति के भीतर अचानक कुछ नहीं होता, उसकी दृष्टि अलग होती है और कोई एक क्षण आता है जो उसकी रचनात्मकता धीरे धीरे उसके लेखन में प्रस्तुतित होने लगती है, दिखाई देने लगती है। तो इस तरह से आपकी शुरुआत 1996 से ही हो जाती है औपचारिक लेखन के रूप में। आपके प्रमुख कहानी संग्रह भीतर का वक्त, छावनी में बेघर, कब्र की, कैद और जंजीरें थी, स्याही में सुरखाब के पंख आदि कहानी संग्रह हैं। आपकी कहानियों का अन्य भारतीय भाषाओं एवं कुछ विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। आपके उपन्यास अनिवार्य तलछट में चमका सन 2014 और अस्थि फूल प्रमुख रूप से चर्चा में आए हैं, जिन्होंने एक लेखकीय व्यक्तित्व के तौर पर आपको विशेष रूप से स्थापित किया है। आपने सहोदर, जो कि संबंधों की श्रृंखला करके कहानी संकलन निकले हैं पारिवारिक कहानियों के, तो उसमें सहोदर कहानी का आपने संकलन किया है, संपादन किया है। आलोचना के क्षेत्र में देखें तो आपने स्त्री कथा के 5 स्वर, सहस्रों विखंडित आईने में आदम कर, इन 2 आलोचनात्मक कृतियों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लेखक के रूप में आपका मानना है कि हम सभी हैं, महसूस करते हैं, मनुष्य हैं, लेकिन लेखक क्या काम करता है, या एक लेखक के रूप में आप जो सोचती हैं कि इनका क्या अवतार है, तो ये नहीं है कि हम किसी क्षेत्र में उतर के मतलब जिसको कहते हैं ना कि कलम हथियार से ज्यादा महत्वपूर्ण और मजबूत हो सकती है। तो अरुणा जी इस बात को मानती है और कहती है कि जिसको हम मुखर होकर या हर जगह उपस्थित होकर कह नहीं सकते, उसको हम अपने पात्रों के माध्यम से लोगों को जागृत करने का कार्य कर सकते हैं, या फिर हम किस तरफ हैं, हमारी दृष्टि क्या है, हम उसको स्पष्ट कर सकते हैं। आपका अस्थि फूल एक तरह से एक सामाजिक और राजनीतिक उपन्यास है, उसको
पढ़ते समय हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महापुरुष की भी याद आती है। उस संदर्भ में सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन किस तरह आदिवासी जीवन है, वहाँ क्या कुछ घटित हो रहा है, कैसे चीजें निर्मित हो रही हैं, इसकी कथा भूमि जो है वो झारखंड से शुरू होकर दिल्ली और हरियाणा तक आगे बढ़ती है। मैडम को उनके लेखन के लिए कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं शैलेश मटियानी स्मृति सम्मान 2006, परिवेश सम्मान 2006, रचनाकार सम्मान जो भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से है 2008 में प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त स्त्री शक्ति सम्मान 2008, प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान 2014, वनमाली कथा सम्मान 2017। ये कुछ उपलब्धियां हैं जो अभी तक मैडम को उनके लेखन के लिए हासिल हुई हैं। संप्रति में मैडम दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपकी प्रमुख कहानियां देखें तो ये मुक्तिपर मिड डे मील, कथा के गैर जरूरी प्रदेश में, स्याही में सुरखाब के पंख, छावनी में बेघर आदि हैं। भीतर का वक्त और छावनी में बेघर की कहानियों ने मुझे एक पाठक के रूप में विशेष रूप से आकर्षित और प्रभावित किया है। सैन्य जीवन की जो भीतरी परतें हैं और एक सैनिक की पत्नी के रूप में क्या कुछ इन्होंने महसूस किया। सैन्य जीवन को एक स्त्री जब देखती है पूरी तटस्थ होकर के भी कि उसकी दुश्वारियां क्या है, उसको यह कहानी संग्रह हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जब अगर एक जो खांचे की बात हो रही है कि स्त्री जब खांचे लिखती है तो अक्सर उस पर आरोप लगता है कि स्त्री है तो स्त्री विमर्श का ही रो रही होगी। स्त्री विमर्श का मतलब कुछ 2-3 बातें हैं। ये दरअसल आलोचना का जो एक है क्षेत्र जो स्थापित उसमें लेखक है या पुरुष या पितृसत्ता है, तो उस पर एक दृष्टि जाती है कि दरअसल स्त्री जब लिखती है तो वो स्त्री विमर्श ही नहीं करती बल्कि स्त्री की दृष्टि से देखती है। स्त्री लेंस या जिसे हम स्त्री चश्मा कहें, उस दृष्टि से वो दुनिया को, उसकी समस्याओं को और सरोकारों को देखती है। और लेखक जब देखता है तो वो ऐसा नहीं है कि जो पुरुष की समस्याएं हैं वो स्त्री की समस्याएं नहीं है, क्योंकि स्त्री इसी समाज के बीच से है। जो एक लेखक के सरोकार है वो एक स्त्री लेखिका के सरोकार भी होते हैं। बस ये होता है कि स्त्री देखती कैसी है, युद्ध दंगों पर, राजनीति पर स्त्री की दृष्टि क्या है, ये थोड़ा सा हमारे सामने उजागर हो सकता है। तो खांचों में लेखन को बांटने की जो दृष्टि है अल्पना जी उसको थोड़ा सा नजरअंदाज करना चाहती हैं, या उनका कहना है कि ये हिंदी जगत में भी प्राप्त होता है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर किसी ने कुछ लिखा है तो उसको विमर्शों के ढांचे में बांध दीजिए कि कोई रचनाकार है, पुरुष है तो वो स्त्री पर बात नहीं कर सकता, स्त्री है तो पुरुष पर बात नहीं कर सकती, सवर्ण है तो वो आदिवासी या दलित पर बात नहीं कर सकता। तो इस तरीके से खांचों में बांटकर लेखन को नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसे विस्तृत दायरे में देखने की हिमायती है मैडम। साहित्य में जीवन आना चाहिए, वो किसी भी तरह से आए। मैडम का ये मुख्य हम कह सकते हैं वाक्य है या मंत्र है। तो ये एक मैडम का संक्षिप्त परिचय था, जितना मैंने जाना उसके कुछ बिंदु मैं आप लोग के सामने रख पाई। इसके बाद में डॉक्टर शिव कुमार जी को आगे के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर शिव कुमार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम, इतने अच्छे से अपना नाम के साहित्यिक अवदान पर साहित्यिक बात करने के लिए, इतना व्यवस्थित ढंग से अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जब हम लोग शुरू में पत्रिकाएं पढ़ रहे थे तो पता चल रहा था कि जो आज के श्रेष्ठ आलोचक हैं रुक्मी अग्रवाल, वो इनकी कहानियों पर आलोचना लिख रही है, वो बहुत लिख रहे हैं, कहीं चंद्र त्रिपाठी कुछ लिख रहे हैं। तो हमें ध्यान से कि जो श्रेष्ठ आज के दौर के जो श्रेष्ठ आलोचक हैं वे इनकी कृतियों पर, इनके उपन्यासों पर, इनकी कहानियों पर बड़े मुकम्मल ढंग से, कई बार हंस में, कई बार आखिर में, कई बार आजकल तो इस तरह की पत्रिकाओं में, जो राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं, इन पत्रिकाओं में इनके ऊपर समीक्षाएं और लेख लिखे गए या लिखे जा रहे हैं आज भी।
एक बात और मैं कहूँगा कि मैं किसी भी विचारधारा से पूरी कट्टरता के साथ बधी हुई नहीं हूँ, न तो लेखन में न तो जीवन में। इनका जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये इस विचारधारा से उस विचारधारा से, ऐसा नहीं। उनके जीवन में आप साहित्य के जिस तरह से मानव जीवन बहुत ढंग से आता है, उसी तरह से ये अपने साहित्य को, साहित्य विचारधारा को उसी तरह से आगे बढ़ाते हैं। किसी एक विचारधारा से कट्टरता के साथ नहीं होते। और वस्तुपूर्ण उपन्यास को आप पढ़ेंगे तो मैं वास्तव में बता रहा हूँ कि जो बच्चियां हैं खास तौर पर, उनके आंखों से अपने आप आंसू टपकने लगते हैं। कि मतलब इस तरह का भी हमारा जीवन है, एक स्त्री के साथ, एक मनुष्य के साथ इस तरह की घटनाएं हो सकती है। एक स्त्री को न जाने कितनी बार उसकी तरह उसका उसे पीछा जाता है। एक स्त्री को इसमें जिस रूप में उपहार के नाम पर लोग जाते हैं और आदिवासी स्त्रियों को कहते हैं चलिए हम दिल्ली और यहाँ हरियाणा में आपको अच्छा सा रोजगार देंगे और आपका पूरा परिवार सुधर जाएगा, और ले जाकर न जाने कितने जगहों पर भेज देते हैं। इस केवल उस उपन्यास को आप पढ़ने में एक नजर जाए, लेकिन उसे हमारी राजनीति कैसे उसको देख रही है, आदिवासियों को राजनीति कैसे देख रही है, उनका सांस्कृतिक अवमान क्या है, भाषा, उनकी भाषा कैसे लुप्त हो रही है, उनके गीत कैसे लुप्त हो रहे हैं, इन तमाम बिंदुओं पर इस उपन्यास में अपना जो बात किया है और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसे आपको देखना चाहिए। अब मैं बहुत ज़्यादा उस उपन्यास पर न बोलते हुए मैं को डॉक्टर कल्पना मिश्र जी को आमंत्रित करते हैं कि वे आए और अपने उपन्यास का सिलेक्टिव पाठ करें, जहाँ से वो करना चाहती हूँ उपन्यास का पाठ करें। प्रोफेसर कल्पना मिश्र जी। यूट्यूब का लाइव चल रहा है। और विद्यार्थी, वैसे तो विद्यार्थियों में भी बहुत सारे लोगों को मैं विद्वता के उसके स्तर पर देखती हूँ। कई बार बहुत पढ़ करके वो बहस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि इनमें इतनी क्षमता है। तो ये भी सारे साथ ये जो अवसर मुझे विभाग ने दिया है आपसे बात करने का, उसके लिए आयोजकों को, विभाग को, सभी को बहुत मन से धन्यवाद। कुछ बातें जरूर इस उपन्यास से अंश पढ़ने के पहले आप सबसे साझा करना चाहते हैं। कई प्रश्न उठे। एक प्रश्न ये उठा, अभी मैं सुन रही थी कि ये इलाका तो मेरा है नहीं, किसने तय किया कि किसका कौन सा इलाका है। पहली। दूसरी बात, कैसे पता कि वो इलाका मेरा नहीं है। क्योंकि मैंने अपने जीवन के उस हिस्से को नहीं कहा कभी, इसलिए आप नहीं जानते। पर ये कहना बहुत आसान है कि ये कैसे, ये चीजें कैसे आई, कहाँ से आई। लेखक के अनुभव का दायरा बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अनुभव को समझने के लिए विचार चाहिए होता है। अनुभव तो बहुत लोग उधर से गुजरे होंगे, लिखा होगा, रोए भी होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो विचार के स्तर पर उसके जो भीतरी संदर्भ है, भीतरी सूत्र है, उन सब चीजों को समझने की तरफ ना गए। झारखंड मेरा ही इलाका है, जितना पूरब मेरा इलाका है, बस्ती गोरखपुर मेरा इलाका है, उतना ही। जब मैं झारखंड गई शादी के बाद, मेरी ससुराल वहां है, और हजारीबाग और धनबाद और गिरिडीह, धनबाद का चर्च आता है उपन्यास में। मेरे आंखों के सामने, अभी मैं कह रही हूँ, मेरे आंखों के सामने चर्च आता है। वहां किस तरह से चीजें आ रही हैं, या गिरिडीह में जो कुछ हो रहा है, या जो हजारीबाग में हो रहा है, उसका मेरा कितना 30 साल का अनुभव है।
एक दिन का नहीं है। इस उपन्यास को लिखने में मुझे 8 वर्ष का समय लगा। और जब उन सारी चीजों को मैं देखती कि जो मैं 89 में देख रही थी, जो मैं 90-92 में देख रही थी और जो मैं 2000 के बाद देख रही थी, 2000 के बाद ट्रैफिकिंग की प्रक्रिया बहुत बढ़ी है। आदिवासियों का संघर्ष बहुत बढ़ा है। और वहां उस पृष्ठभूमि पर अगर आप इस उपन्यास को ध्यान से पढ़ेंगे तो संथाल परगना आपको मिल जाएगा, आपको हजारीबाग का बड़का गांव मिल जाएगा, बड़का गांव के अंदर आपको सिंदूरी गांव आप ट्रेस कर लेंगे। लेकिन अगर आप दूर दूर से देखेंगे तो आप कहेंगे कि ऐसी तो कोई जगह इस पृथ्वी पर होती ही नहीं, क्योंकि इतना दुख, इतनी यातना, इतनी तकलीफ कहाँ है। हमारे आसपास तो सब ठीक ठाक चल रहा है। एक बहुत पढ़ी लिखी स्त्री ने भी मुझसे कहा कि ऐसा कहाँ होता है। मैंने कहा जरा सा थोड़ा सा ही चले जाते थे, जोखिम बहुत था, जोखिम निश्चित रूप से था, लेकिन परिचय का दायरा भी बहुत था, पहचान बहुत थी, अंदर घुस जाते थे, तमाम चीजें जान जाते थे, तमाम चीजें देख लेते थे। लेकिन हरियाणा मेरी परिचय का क्षेत्र नहीं था। असल चुनौती तो वहां थी। तो ये काम मैं कर रही थी, धीरे धीरे बहुत समय से कर रही थी। बहुत सारी घटनाएं दिखाई पड़ती थी, बहुत सारे नोट्स लिए जाते थे, बड़े दुखी होते थे, बहुत विचलित होते थे। धीरे धीरे चल रहा था काम, लेकिन एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने मुझसे मुझे ये सिखाया कि मुझे पहली प्राथमिकता में इस काम को रखना पड़ेगा। ये घटना क्या थी? आप यहाँ सब विद्यार्थी इतने सारे बैठे हुए हैं, हमारे शिक्षक साथी हैं, हम लोग फायदा लेने के लिए जाते रहते हैं। तो मैं भी हरियाणा गई विश्वविद्यालय में PhD का वाइवा लेने के लिए, और वहाँ कुछ लड़कियाँ MPhil PhD करेंगी। वो इंतजार कर रही थी कि मैं फ्री हूँ तो बात करी, और जैसे ही वाइवा खत्म हुआ और हम लोग खाने के लिए जाने लगे तो उसमें से कुछ बच्चों ने कहा कि मैम आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा किनारे मैंने कहा क्या बात है? तो उसने कहा नहीं, हम लोग पूरा एकांत चाहते हैं। तो थोड़ा और किनारे उठकर खड़े हुए, ठीक है अब बताओ। तो उसमें पहले एक लड़की रोने लगी, मुझे लगा इसी के साथ कुछ दुर्घटना घटी हुई, क्योंकि रोएगा तो इतना निजी कर लिया है हम लोगों ने सुख दुख को कि हमें दिखाई नहीं पड़ता कि दूसरे के लिए कितना रोना होता है, अपने परिवेश के लिए कितना रोना होता है। जब ये दृष्टि बन जाती है तब अस्थिफूल लिखने की जो विवशता थी वो समझ में आती है। तो हुआ क्या कि जब वो लड़कियां फिर तो वो 3-4 लड़कियां जो थी वो रोने लगी सारी, और जब उन्होंने जो बात कही कि नहीं मैम हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, हम तो बहुत ठीक हैं, हमारे आस पास हो रहा है, तो जो पहली बात दिमाग में आई, मैंने कहा बस मैं तो 2 दिन के बाद संडे आ रहा है, मैं आ रही हूँ और मैं सिर्फ जीन गाऊंगी इसलिए कि तुम लोगों से मिलना है। और मैंने पता लिया, मैंने कहा यहाँ की बात नहीं कर सकते हम इतना विस्तार में, तो मैं आ रही हूँ। और पहली चीज जो उस दिन मैंने सीखी, लेखक पर इतना भरोसा अभी भी हमारे समाज को है, इसलिए ये जो पल्प लिटरेचर आ रहा है इससे सावधान रहने की जरूरत है। अभी भी भरोसा है, और ये भरोसा ही वो ताकत है जो लेखक को और साहित्य को बचा ले जाएगा। दूसरी बात, ये मैं क्या कर रही हूँ, इतने धीरे धीरे देखती हूँ, जाती हूँ धनबाद, जाती हूँ हजारीबाग, रुकती हूँ, देखती हूँ, रोती हूँ, दुखी होती हूँ, थोड़ा नोट्स लेती हूँ, चली आती हूँ। ये मैं क्या कर रही हूँ? कितनी जरूरत है यहाँ। आपसे बताऊं, जब 2 दिन के बाद मैं गई संडे को सिर्फ उन लोगों से मिलने के लिए, उस पहले दिन, उस पहली मुलाकात में जिस बच्ची के बलात्कार का जिक्र यहाँ आया वो हरियाणा का, सारी घटनाएं हमारे आसपास है। उसकी माँ इतना सारा पुलिंदा कागज का लिए पहले ही दिन और लाकर मेरे पैर पर रख दिया। कितना लाचार है लेखक, क्या करे।
वो मैं ही हूँ इस उपन्यास में जो फोन घुमा के एनजीओ को ढूंढते, वो कोई और नहीं है, वो मैंने खुद ही किया। मैंने कहा अरे बहुत एनजीओ है, फिर पता चलता है कि कुछ काम नहीं हो रहा। फिर समझ में आता है कि ये जो विश्वास है इसको तो बचाने की कोशिश की जाए। और फिर शुरू होती है जीवन की यात्राएं, और फिर ये पता चलता है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो एक लग्जरी है, और फिर खाना खाना अपना ही दुर्भर हो जाता है। मेरे घर वाले कहते थे भाई ये कौन सा विषय उठा लिया है, अब तुम जो है खाना भी नहीं खा रही हो, दिन भर परेशान रहती हो, ये क्या है। एक छोटी सी टेबल लेके कभी यहाँ कभी वहां कभी, ये होता था कि अगले दिन की चीजें इतनी ज्यादा होती थी कि पिछला दिन का ज्यादा था। ये उपन्यास एडिट करने के बाद इतना थोड़ा सा आपके सामने आ पाया, इतना एडिट किया, और फिर वो स्थिति आती थी कि रोता हूँ लिखता जाता हूँ, कभी को बेकाबू पाता हूँ। नागार्जुन याद आती तो रोते थे लिखते जाते थे, कभी को बेकाबू पाता हूँ, रोका नहीं जा सकता, लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ठान लिया है कि अब तो अगर कुछ लोग दूसरों के लिए आज भी रो रहे हैं तो भला मैं क्यों इतना समय ले रही हूँ। और उसके बाद 5 साल नॉन स्टॉप काम किया गया जी जान से। अब जो भी होगा देखा जाएगा वाली स्थिति में। तो ये हरियाणा की जो निरंतर यात्रा है, भाषा सीखी। देखिए संथाली तो मैंने सीख ली थी, और संथाली के जो खूबसूरती है उस भाषा की, उसे हम अपने यहाँ के लोकगीतों की तरह देख सकते हैं। लेकिन जो समसामयिक स्थितियों के कारण हिंसा की जो भयानक उपस्थिति है वहां, उसके कारण जो उस भाषा के गीतों में जो चीजें आई हैं वो नहीं जानती हूँ। मैंने कोशिश की है कि वो कुछ ऐसे चुनी हुई पंक्तियां दिखा सके जो ये बताएं कि इस भाषा के सारे गीत प्रेम गीत नहीं है। यहाँ एक लोकगीत में एक लड़की कह रही है कि मुझे ढलान से जो मेरे प्रियतम की हत्या की गई और जो उसका शरीर ढलान से नीचे चला गया है, उसका शव, उसकी हड्डियां मैं लूंगी, संकल्प। यहीं से अष्टभुवन नाम मेरे दिमाग में आता है कि आप एक संस्कृति को खत्म कर सकते हैं, एक भाषा को खत्म कर सकते हैं, लेकिन जिजीविषा को कैसे खत्म कर सकते हैं। और ये कवर भी इस कवर को बनाने में बड़ी जो है बड़ा समय भी लगा, बड़ी मेहनत भी की गई कि मुझे ऐसा ही कवर चाहिए था। और राजकमल ने भरपूर सहयोग भी किया कि आप जैसे, मैं कल्पना करती थी कि ऐसा हो कि सब कुछ राख में बदल गया है, परंतु जिजीविषा का एक कोई जो तत्व है, एक कोई जो कुंडली है वो कहीं फूट रही है, दिखाई पड़ रही है, ऐसा मुझे चाहिए कवर। और फिर पलाश का फूल, मैंने ये पलाश का चुना, पलाश का फूल ही चाहिए, तो फूल है तो पलाश का ही होगा, क्योंकि झारखंड का राजकीय फूल है, इसीलिए एक पात्र का नाम ही पलाश है। जिजीविषा होगी तो जीवन रहेगा, जीवन रहेगा तो संभावना रहेगी। मेरा वाक्य नहीं है, यहाँ जयललिता द्विवेदी का वाक्य है, जीवन रहेगा तो संभावना रहेगी, और जब संभावना रहेगी तो भविष्य रहेगा। इसलिए यह जो भाषा है, इसके भीतर जो जिजीविषा है, इसके गीतों में, इसके जीवन में इतनी यातना में लोग हैं, इतना दुख तकलीफ, इतनी परेशानियां, इतनी आफत है, भूखमरी है, भात भात चिल्लाने का वो दृश्य, भात के लिए, जरा जरा से पैसों के लिए बेच देने का अपने बच्चों को, वो दिल दहलाने वाली स्थितियां,
वो सारा कुछ इतनी यातना के बीच भी तमाम जीवन के रंग उपस्थित हैं। और किसी ने मुझसे ये भी कहा था कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें ये आपके संथाली लोग बोलते हैं, आपके गांव के लोग नहीं बोलते क्या? हमारे गांव के लोग तो बोलते हैं। ऐसे जीवन का फलसफा, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं अपने भोजपुरिया अंदाज में, और हम कहते हैं कि देखो कितनी बड़ी बात कह दी, चौंका देते हैं कई लोग हमें। ये जो लोकोक्तियां हमारे पास आई, ये क्या बिना विचार के आई? ये क्या बिना अनुभव की गहराई के आई? क्या ये जीवन का कोई फलसफा लिए बिना ही चली आई? तो उनके पास भी है, उनकी भाषा में भी है। वो भी कहते हैं कि जब दरख्त काटा जाता है तो उसका रोना दिखाई नहीं पड़ता। वो जानते हैं। एक पत्रकार की बात मुझे याद आ रही है, जिन्होंने कहा था कि अगर आदिवासियों की भाषा हम समझते तो हम शायद सही सूचनाएं दे पाते, सही बातें कह पाते। अब सारी भाषाएं तो नहीं सीखी जा सकती, पर जो संभव था वो कोशिश मैंने की कि वहां की चीजों को ठीक। बीच में तो मैं लोकगीत कुछ गाने भी लगी थी, घर के लोग बहुत परेशान हो गए थे कि इतना इतना आत्मसात करके इतना उसके भीतर चले जाना कि लोकगीत भी गाने लगना। और बहुत मधुर है, जब एक बार भाषा समझ में आ जाती है तब समझ में आता है कि ये लोकगीत क्या कह रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि उसका वो रंग भी है जहाँ हिंसा की उपस्थिति है, और वो रंग भी है जहाँ बेटी बेच दिए जाने का वो दर्द ही है, तो गीतों में ही है। और इतनी सारी इतना मतलब, और साथ साथ एक जो अभी कहा कि राजनीतिक सामाजिक उपन्यास है, तो जन आंदोलनों का जो एक इतिहास रहा है, तो एक कहीं ना कहीं इसको लिखने के पीछे जो मेरे दिमाग में विचार के स्तर पर जो चीज चल रही थी वो था स्वप्न। स्वप्न दिखाया जाना और फिर छल किया जाना। स्वप्न छल एक कंटीन्यूअस आपकी प्रक्रिया है। पहले सपने दिखाएंगे, फिर छल करेंगे। अन्ना हजारे आंदोलन भी आता है इस किताब में, उसका भी जिक्र है। स्वप्न दिखाया जाएगा और फिर छल की स्थिति आएगी। सारी ट्रैफिकिंग के पीछे भी यही है। नौकरी दिलाने के लिए लालच है, स्वप्न है। लड़की सोचती भी है कि नौकरी मिल जाएगी तो कुछ स्थिति ठीक हो जाएगी। शादी के पीछे स्वप्न है, ठीक हो जाएगा जीवन। और फिर छल है, क्योंकि यहाँ की संथाली तो सीख ली, वहां हरियाणवी सीखना और उस टोन में बोलना बड़ा मुश्किल था। पूर्ण सी भाषा है, तो वो संथाली नहीं जानते, वो एक ही जानते हैं भीलनी, जो उधर से आता सब भील। क्योंकि यही एक शब्द आप देखेंगे पूरा भी वो भील से कर लेते सब। लेकिन अंदर गलत, कितनी सारी संस्कृतियां, कितनी सारी भाषाएं। इसलिए ये बात भी बार बार कहीं मैंने कहने की कोशिश की है कि भले ही मैंने झारखंड का एक इलाका उठाया है, पर ये अमूमन सारे ही उन इलाकों की समस्या है जो भूख से, गरीबी से, बेरोजगारी से, विस्थापन से लड़ रहे हैं, जो जल जंगल जमीन की एक ऐसी अंतहीन लड़ाई में जुटे हुए हैं। अंतहीन इसलिए क्योंकि एक तरफ तो आपका बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य है और दूसरी तरफ आप प्रकृति के साथ खड़े। तो ये जो एक लगातार की लड़ाई है, इतनी मुश्किल, इतनी कठिन है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोक कथाएं जो हैं उनको मतलब अपने हिसाब से बदल कर मैंने इसमें उपयोग किया है। दूसरी जो चीज थी कि प्रकृति और स्त्री, तो जन आंदोलनों का कोई इतिहास उसको लिया और वो क्यों फेल हो रहे थे, क्यों असफल हो रहे थे, क्या वजहें थी, कोशिश किया उन दोनों चीजों को समानांतर देखने की।
और एक रूपक की जो प्रकृति और स्त्री गर्भ है, स्त्री गर्भ और पृथ्वी गर्भ है, और ये जाता है वहां तक जहां इको फेमिनिज्म की बात आती है, मतलब हाउ मेन डोमिनेट वुमेन एंड वुमेन्स डोमिनेट नेचर। तो यहाँ तक तो ये मतलब बहुत सारी चीज, इतना एडिट करने के बाद जो कुछ मैं थोड़ा सा कह पाई हूँ उतना ही था, और इतने जो वर्ष लगे जिसमें 8 वर्ष तो पूरे ही लग गए, जिसमें अगर मैं थोड़ा सा भी कह पाई हूँ तो ये इसी देश की, इसी पृथ्वी की, इसी जमीन की कथा है। यही वो सारी चीजें हो रही हैं। चीन में अपनी आइडेंटिटी छिपा कर जाना पड़ता था, बड़ा जोखिम था वहां वही लड़कियां थी जो मुझे घरों के अंदर भीतर, उन दीवारों के भीतर, उन पर्दों के भीतर ले गई जहां ये सारी घटनाएं हो रही थी, जहां मुल्की थी, मुल्की बहुएं थी, जहां वो स्थितियां थी जहां अपना खून खुद ही पॉलीथीन में बांध के फेंकना था, यहाँ तक था। और ये सब सच हो रहा था। इस उपन्यास की सबसे ज्यादा प्रतीक्षा हरियाणा ने की, सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं भी उधर से ही आई, और डर भी तो वही था। मुझे था कि पता नहीं ये लोग किस तरह से कहेंगे, लेकिन एक पत्रकार ने बहुत लंबा पत्र लिखा मुझे व्हाट्सएप पर, वो है मेरे पास भी, लंबा पत्र लिखा, और उन्होंने कहा कि आपने जो कुछ मैंने देखा था, जिसकी रिपोर्टिंग के लिए कभी मैं गया था, आपने वो सब कहने का कैसे साहस कर लिया। तो मुझे थोड़ा सुकून मिला, मुझे लगा कि दर्द नहीं गया है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो बात जा रही है। इस तरह की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं ये झारखंड से भी आई। तो सबसे पहले पाठक वो लड़कियां ही थी, उसमें से एक लड़की जो बहुत बहादुर है, संतोष नाम से इस उपन्यास में आती है, बार बार आती है, बहुत लड़ाइयां लड़ी। वो तो अद्भुत साहसी लड़की है। एक ऐसे परिवेश के भीतर वो कैसे रास्ते निकालती है, कैसे वो अपनी लड़ाइयों को अंजाम देती है। तो ऐसे लोग भी इसी जमीन पर, इसी देश में, इसी पृथ्वी पर हैं, यही जूझ रहे हैं, यही लड़ रहे हैं। वो सारी लड़ाइयाँ जो युवाओं की लड़ाइयाँ हैं, जो बीजू और चंदा जैसे युवा लड़ रहे हैं, झारखंड में लड़ रहे हो, या दिल्ली में लड़ रहे हो, या हरियाणा में लड़ रहे हो, या उड़ीसा में लड़ रहे हो। उनके लिए एक शब्द ही लिखा है, भूख के देश से आई लड़कियां। लड़कियों को किसी एक देश में कैसे आप फिट कर सकते हैं? और ये एक देश की नहीं, ये दुनिया के बहुत से देशों की समस्या इस समय। तो ये सब कुछ बातें थी। एक चीनी उपन्यास का मोयान की बात मुझे हमेशा याद आती है कि बोलने से बचने के लिए लेखक लिखता है, फिर उसी लिखे हुए पर बोलना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि कुछ ऐसी जो बातें थी, कुछ थोड़ा बहुत खुशबुनी के तौर पर मैंने कहा, जैसे कि जब ये अंश पढ़ूँ तो आपको समझ में आए कि ये सारे अंश किस तरह अपने आप में स्वतंत्र भी लगते हैं और सारे दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। संथाली जो लोक संस्कृति थी, या हमारी आदिवासी लोक संस्कृतियाँ जो है, भाषा के लुप्त हो जाने की भी एक समस्या, बहुत सारी चीजें जो है वो आ रही है। हाँ, एक बात जो सुरभि ने उठाया था, ये बात भी मैं कह लूं क्योंकि युवा साथियों के सामने तो करना बहुत जरूरी है कि एक स्त्री जब लिखती है तो उसे प्रेम में देखने का जो चलन है वो क्यों है? ये हमारी जो आलोचना की पद्धति जो खांचावादी है, साझावादी है, वो ऐसे देखने की परंपरा की आदि क्यों हो गई है कि जैसे ही स्त्रियां कुछ लिखती हैं, उनके लिखे को हमेशा एक फ्रेम के भीतर देखा जाता है, वस्तु वैविध्य की बात ही नहीं करते उन पर। और खास तौर
दृष्टिकोण, घर गृहस्थी दाम्पत्य की कुछ परेशानियां, ऐसी ही कुछ दो चार बातें या एक अवान्तर या अंतर वैवाहिक संबंध, इस तरह के कुछ खास खाने बांट दिए गए हैं। और जैसे ही स्त्री कुछ लिखती है तुरंत उसको स्त्री विमर्श में डाल करके डिस्कस कर देते हैं, कहते हैं कि भाई ये तो स्त्री विमर्श है। अद्भुत बात है, एक लेखक जब लिखता है अपने टेबल पर वो जेंडर से ग्रसित नहीं होता, उसको कायांतरण करना पड़ता है। वो कभी बीजू बन जाता है। बीजू का नाम भी बहुत सोच, इसमें हर पात्र का नाम मैंने बहुत सोच कर रखा कि ऐसा हो कि वो एक प्रतीक बनाता हो। बीजू है, सब पुरविया बैठे हैं वहां, आप पुरविया हो गए हैं, हो गए अब। बीजू एक होता है कलमी, कलम से जो आम पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उनकी कलम फिक्स होती है कि वो उसी वैरायटी के एकदम ऐसे 100% उसी जीन्स के बनेंगे। एक होते हैं बीजू, बीजू आप बहुत पसंद किया, जहाँ बीज पे को आता है ना, उसमें इतनी क्षमता होती है और वो हर अलग होता है, हर आम अलग होता है, उसको एकदम परफेक्ट नहीं कर सकते। ना जीवन परफेक्ट है, ना संघर्ष के तरीके एक फ्रेम में बांधे जा सकते हैं। हजार संघर्ष है, हजार तरीके हैं, हजार लेयर्स हैं जिस पे सब जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। बड़े भाई इधर लगा लीजिए। सबको देखना होगा। और मैं समझती हूँ कि मेरा जो अपना संघर्ष है वो पूरा ही होता है जब उसके साथ आदिवासियों का संघर्ष, युवाओं का संघर्ष, स्त्रियों का संघर्ष, दलितों का संघर्ष, मजदूरों का संघर्ष, ये सारा संघर्ष जब मिलता है तब जाकर वो पूरा होता है। तब मैं कह पाती हूँ कि ये संघर्ष है, ये मेरा है, उतना ही मेरा है जितना वो सबका है, उन सबका है। तो एक अंश पढ़ना चाहिए। मैंने कुछ लोक कथाओं का उपयोग किया है जो दरअसल संथाली भाषा में प्रचलित होता है, और इस लोक कथा को मैंने आज के हिसाब से उसमें कुछ चीजें डाल के जोड़ तोड़ करके उसको अपने हिसाब से कर लिया, लेकिन मूल स्रोत वहां लोक कथा है। मतलब 100% वो मेरा नहीं है, वो लोक का है, और उसके भीतर मैंने एक मिला कुछ अपनी बात कहने के लिए प्रयास किया। शब्द भी इसलिए उनका ही है, बारे इकार संथाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है वह उपहार जो बहन की शादी में भाई के लिए आता है। बारे इकार, इसमें बारे इकार नाम से 2 अध्याय हैं। एक है बारे इकार उपहार और दूसरा है बारे इकार इतिहास बदलाव। तो ये सब बातें करते हुए मुझे बार बार वो स्मृतियां याद आ रही हैं, वो सारी चीजें याद आ रही हैं। रक्षा की वो प्रक्रिया थी जिस भयावह अनुभवों से गुजरी लिखने के दौरान, वो सब याद आ रहा है। कई बार रोते हुए रोते भी खड़े हुए हैं। तो इस अध्याय का नाम है बारे इकार। छोटा ही है। सुबह सुबह सुजन महतो ढीली खाली चाल से खेत की तरफ जाते थे। नन्हे कामगार उस वक्त अपने काम पर निकल चुके होते। नन्हे कामगार मतलब बच्चे लोग मजदूरी करने के लिए विवश हैं, कोई उपाय नहीं। कोई पत्ता बटोरने के काम पर लगा होता, कोई गाय गोरू चराने निकला होता, कोई लकड़ियां चुन रहा होता,
कोई गोबर उठा रहा होता, कोई घास काट रहा होता। सुजन महतो अपनी आदत के मुताबिक रास्ते में मिलने वाले नन्हे कामगारों को जल्दी काम करने के लिए उत्साहित चलते। उनके हाथ में हंसुआ होता और शरीर पर लुंगी, कंधे पर गमछा लटक रहा होता और नंगी छाती पर मिट्टी से मिले पसीने की बूंद